हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 और करेंगे इसका पार्ट 2। अभी तक हम पार्ट 1 तक कर चुके हैं। जानेंगे एक्जैक्टली कौन कौन से टैक्सेस को लेके यहाँ पे सरकार बात कर रही है, क्या क्या नए रिफॉर्म सरकार लेके आई है। मेरे हर वीडियो के पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे आप @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट चैप्टर 2 में पार्ट 2 की। देखिए, सबसे पहले सरकार बता रही है एक्सपेंडिचर को लेके क्या रहा है। सरकार ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है। जब भी हम बात करते हैं किसी भी पेंडेमिक की, किसी भी क्राइसिस की, तो सरकार की स्पेंडिंग जो है वो मैनी फोल्ड्स बढ़ जाती है। तो इसी स्पेंडिंग में सरकार ने कुछ प्रायोरिटीज़ रखी हैं। सरकार ने ऐसी स्पेंडिंग्स को बढ़ाने की बात करी जिसमें उसको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दिखे आउटपुट पे। इनफैक्ट अगर आप बात करें, सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो सर्वे कहता है 8.8% बढ़ा है पिछले एक साल में। लगभग बजट एस्टिमेट का 60% के आसपास सरकार ने जो पैसा टोटल बजट का एक्सपेंडिचर में लगाया है। अब यहाँ पे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। रेवेन्यूज़ भी सरकार के बड़े हैं, साथ ही साथ नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी सरकार का बड़ा है। कहा जा रहा है इसमें सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है, जब हम सब्सिडी की बात करते हैं तो टोटल सब्सिडी में सबसे ज़्यादा सब्सिडी सरकार ने इस बार फूड सब्सिडी दी है, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फेज़ 3 लॉन्च किया गया था, फिर फेज़ 4 फेज़ 5 इस तरह से लॉन्च किया गया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फूड जिसमें सब्सिडी देने की रिक्वायरमेंट थी। इस स्कीम में फ्री फूड ग्रेन्स दिए जा रहे थे ओवर एंड अबव NFSA लिमिट के। जैसा कि आपने देखा, पेंडेमिक में काफ़ी ज़्यादा इनकम को लेके क्राइसिस थी, लोगों की इनकम कम हो गई थी। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो आपका NFSA का क्राइटेरिया है, जो कोटा है, वो तो हम आपको मिल देंगे ही देंगे, साथ ही साथ आपको ओवर एंड अबव एक रेगुलर फूड सप्लाई मेंटेन रहेगी, जिससे कंट्री में फूड सिक्योरिटी जो है वो बनी रहेगी। अब बात आती है सरकार के फाइनेंसेस कैसे हुए। खर्चे तो हमने देखे अभी तक। फाइनेंसेस केस में सरकार कह रही है कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसमें कुछ इंटरप्शन रहा है, एक फॉल आउट मिला है पेंडेमिक की वजह से। रेवेन्यू जो है वो उतना नहीं हुआ जितना हमने टारगेट किया था। यहाँ पर रिसीट्स का अगर हम ट्रेंड देखें तो गवर्नमेंट जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिसीट्स होती हैं उन्हें आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन डेट रिसीट्स होती हैं और डेट रिसीट्स होती हैं। नॉन डेट रिसीट्स में जो सरकार की इनकम में आना होता है, जैसे टैक्स रेवेन्यू हुआ, नॉन टैक्स रेवेन्यू हुआ, रिकवरी ऑफ लोन्स हुआ और डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स हुई। जबकि डेट रिसीट्स में सरकार की मार्केट बोरोइंग्स हुई, लाइबिलिटीज़ हुई, जो सरकार को ऑब्लाइज करती हैं कि बाद में आपको इसको रीपे करना है। तो कहा जाता है जो नॉन डेट रिसीट है वो एकदम फुल फ्लेजेड सरकार की इनकम है, जो डेट रिसीट है वो सरकार पे एक लाइबिलिटी भी क्रिएट करके जा रही हैं। अब यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है कि हमारी नॉन डेट रिसीट जो है ना, उसमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है, जिससे रोबस्ट ग्रोथ आप देख सकते हैं सारे कंपोनेंट्स में। सरकार कह रही है कि हमने नॉन डेट रिसीट्स में काफ़ी ज़्यादा इनकम की है, रोबस्ट ग्रोथ की है, और इस ग्रोथ के चलते आप देखेंगे इसके जो इम्पैक्ट आपको बहुत जल्द मिलेंगे। इनफैक्ट अगर हम मेजर टैक्सेस की बात करें जीडीपी के अकॉर्डिंग, तो ये कहा जा रहा है कि जो कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स का है वो तो थोड़ा म्यूटेड रहा। आपने देखा कि किस तरह से पेंडेमिक में इनकम लोगों की कम हो गई, इनकम फॉल होने की वजह से रेवेन्यू सरकार का कम होना ही था, और कॉर्पोरेट टैक्स भी कहीं ना कहीं कम रहा है। लेकिन एक मॉडरेशन देखा गया है ग्रोथ में, और इससे सरकार कह रही है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, जैसे कि अगर हम कॉर्पोरेट रेट टैक्स करा है हमने, उसकी वजह से भी ये कॉर्पोरेट टैक्सेशंस वगैरह जो हैं वो कम हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल, कहीं ना कहीं सरकार कह रही है कि ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है कॉर्पोरेट टैक्स में। अब यहाँ पे बात करेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू की। नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होता है इंटरेस्ट की रिसीट्स, जो लोन देती है सरकार स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को। ये बेसिकली डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स के तरह भी आता है, जो कि PSU से मिलता है। साथ ही साथ कुछ भी सरप्लस जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार को ट्रांसफर करती है। आपको पता ही होगा कि हर साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सरप्लस अमाउंट अपनी इनकम का भारत सरकार को ट्रांसफर करती है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भारत सरकार की ओनरशिप है। तो उसके चलते डिविडेंड जो है सरप्लस के फॉर्म में दिया जाता है। यहाँ पे साथ ही साथ एक्सटर्नल ग्रांट्स जो कि सरकार को मिली हैं, रिसीट्स मिली हैं सर्विसेज के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जगह जगह पे प्रोवाइड कर रही है। तो ये पार्ट हुआ आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू का। नॉन टैक्स रेवेन्यू के केस में आप देखेंगे करेंसी की सर्विसेज, कॉइनेज की सर्विसेज, मिंटिंग की सर्विसेज। आपको याद होगा एक टर्म सैनरेज की सर्विसेज, जिसमें सरकार पैसा छाप के आपको देती है। तो जो भी उस पैसे के छापने की कॉस्ट होती है और जो उसकी एक्चुअल फेस वैल्यू होती है, उस नोट की, उसके बीच का डिफरेंस सरकार की इनकम होती है। तो इस तरह से सरकार को कहीं ना कहीं पैसे मिल ही रहे हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में, पब्लिक सर्विस कमीशन से, पुलिस से, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक सर्विसेज से, इरीगेशन से, ट्रांसपोर्टेशन से, कम्युनिकेशन से। तो इस तरह से नॉन टैक्स रेवेन्यू सरकार का बना रहा। आगे बात करेंगे नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स की। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में क्या क्या आता है? ऐसी कैपिटल रिसीट्स जो डेट से रेज ना की गई हो। इसमें
रिकवरी ऑफ लोन्स होते हैं, कुछ एडवांसेस सरकार के पास आते हैं और डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स आती हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है जो रिकवरी ऑफ लोन्स है वो कुछ डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि सेंट्रल की जो असिस्टेंस है स्टेट्स को वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। और 12th फाइनेंस कमीशन के बाद एक बड़ा सम जो है वो डायरेक्टली, इनफैक्ट जो एक बड़ा सम है स्टेट्स वो डायरेक्टली मार्केट से बोरो कर रहे हैं। 12th फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि स्टेट्स को डायरेक्टली मार्केट से बोरो करने दिया जाए, जिससे सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिसिट जो है वो कम हो और उस पर बर्डन कम रहे। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट डेट की बात अगर हम करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है वो भी कहा जा रहा है कि कम है। कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल मेजर्स लिए गए हैं जिससे डेट कम हो, कॉस्ट मिनिमाइजेशन जो है वो रहे, डेट को कलेक्ट करते समय रिस्क मिटिगेशन हो। यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट की बात की जाए तो लगभग ऐसे मेजर्स की वजह से 17 ईयर लो रहा है डेट इस समय। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने मार्केट बोरोइंग्स हमारी ज़रूर जंप हुई है, लेकिन अगर आप डेटेड सिक्योरिटीज़ की बात करें तो सरकार पिछले 17 सालों में लोएस्ट रेट पे है। पब्लिक डेट यूजुअली इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट ओन करता है। अब सरकार की जितनी भी गवर्नमेंट की जो डेटेड सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको या तो बैंक्स ओन करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज ओन करती हैं, प्रोविडेंट फंड ओनर ओन करते हैं, म्यूचुअल फंड्स ओन करते हैं। इस बार सरकार कह रही है कि पिछले कुछ समय से हम रिटेल डायरेक्ट स्कीम भी चला रहे हैं। आरबीआई एक रिटेल डायरेक्ट स्कीम चलाती है जिसमें मिडिल क्लास, आप और हमारे जैसे लोगों की जो इनकम है वो यहाँ पे डाली जा सकती है। मतलब जो हमारी सेविंग्स हैं, जो हम सेव करना चाहते हैं, वो हम गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ में सेव कर सकते हैं। छोटे बिजनेसमैन, सीनियर सिटीजन ये डायरेक्टली रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में रिटेल इन्वेस्टर जो है वो एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोल पाएंगे। एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाएंगे 10,000 रुपये से 2 करोड़ रुपये पर सिक्योरिटी। रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे ना कोई नॉन कॉम्पिटिटिव बिड लगानी पड़ेगी। इनफैक्ट उनको प्राइमरी बेसिस पे अलॉट भी किया जाएगा, सिक्योरिटीज़ मिलेंगी, ट्रेजरी बिल्स होंगे, बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, साथ ही साथ उनको सेकंड मार्केट नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम के थ्रू भी ऐड किया जाएगा। मतलब वो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट से गवर्नमेंट डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या क्या सरकार ने मेजर्स लिए सपोर्ट करने के लिए स्टेट्स को। तो सबसे है पहले है कि इनहेंस्ड लिमिट की है बोरोइंग की, आपको याद होगा। इनफैक्ट ये तो आरबीआई ने भी किया, वेज एंड मीन्स एडवांसेस के लिए कोटा जो है वो बढ़ाया स्टेट्स का। बोले ज़्यादा पैसा अब आप ले सकते हो, ठीक है, इसको रिटर्न कर देना जब सिचुएशन ठीक हो। इसी तरह से आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया जिसमें एडिशनल बोरोइंग की बात की गई, 2% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप अपनी जीएसडीपी का 2% तक लोन सरकार से ले सकते हो, स्टेट से कहा ले लिया जा सकता है, और उसको आप यूज़ कर सकते हो, उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, अलग अलग पॉलिसीज़ के थ्रू यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ रिफॉर्म्स की बात की गई, जैसे कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नॉर्म, अर्बन लोकल बॉडी, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। ये सारे रिफॉर्म्स सरकार ने कहा इन सब बेसिकली रिफॉर्म्स आप जैसे जैसे करते जाएंगे तो आपको जीएसडी अपने जीएसडीपी का 0.25% एक्स्ट्रा लोन मिलता रहेगा। मतलब ये है कि सरकार ने अब यहाँ जो लोन ट्रांसफर्स किए हैं, जो लोन देने की बात की स्टेट्स को, वो कंडीशनल कर दिया है। कहा है कि अगर आप बेटर परफॉर्म करोगे तो आपको हर इस एक अचीवमेंट पे हम आपको आप एक्स्ट्रा लोन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, 0.25% एक्स्ट्रा लोन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मतलब कोई भी स्टेट अगर ये चारों रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कर लेती है टाइमली तो उसको 1% अपने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा लोन जो है सरकार से वो मिल जाएगा। अब लोन जो है जीएसटी कंपनसेशन शॉर्टफॉल में भी दिए गए। आपने देखा जीएसटी को लेके स्टेट सेंटर के बीच में काफ़ी टसल चलता रहा 2020 में। फाइनली सरकार ने यह कहा कि आप स्पेशल बोरिंग विंडो के थ्रू ये लोन्स ले लीजिए और आपके लोन का जो रिपेमेंट है वो हम कर देंगे कंपनसेशन की तरह। जैसे जैसे इसके लोन की रिपेमेंट होती जाएगी, मतलब आती जाएगी, हम इसको करते जाएंगे, तो आपका हमारा जो अकाउंट है जीएसटी का वो सेटल डाउन होता जाएगा। इसी के साथ स्पेशल असिस्टेंस स्टेट्स के लिए दिया गया कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में, कि अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो आपको स्पेशल असिस्टेंस मिलेगा। इनफैक्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट कह रही है हमने करप्शन को रोकने के लिए, सरकार के खर्चों को कम करने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 2016 में लॉन्च किया था। ये डेडिकेटेड ई मार्केट प्लेस है जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, पीएसयूज जो हैं, अपने डे टू डे गुड्स को परचेज कर सकते हैं। ये एक सिंपल, ट्रांसपेरेंट, कंप्लीटली डिजिटल प्रोसेस है। ये जनरल फाइनेंसेस रूल 2017 में लाया गया था और इसमें सारी मिनिस्ट्रीज को मैंडेट किया गया था, उन डिपार्टमेंट्स को मैंडेट किया गया था जो गुड्स ब्रोकर करते हैं कि आप वही गुड्स खरीदेंगे जो जीएम पे मिल रहे हैं और जीएम से खरीदे जा सकते हैं। अब इसके केस में सरकार ने जीएम के जो मेथड को काफ़ी रोबस्ट कर दिया है। आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक तरह से सरकार का अमेजॉन है। सरकार अपने प्रोडक्ट्स वहाँ से, या सरकारी डिपार्टमेंट्स अपने प्रोडक्ट्स वहाँ से खरीद सकते हैं, चाहे उसमें स्टेशनरी हो, ऑफिस फर्नीचर हो, या फिर कुछ और उनकी जो डे टू डे डिमांड्स रहती हैं। अब यहाँ पर सरकार कह रही है कि इस तरह से हमने जो प्रॉपर जीएम को हमने इम्प्लीमेंट किया है, इससे काफ़ी ज़्यादा
टैक्स या इससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू की बचत हुई है। हमें 4 से 5%, 6% तक सामान जो है सस्ता मिलने लगा है। पहले वही चीज़ है, जब हम टेंडर के थ्रू मंगाते थे तो हमें काफ़ी समय लगता था। अब हम डायरेक्टली ईजेम से जब उसको या जीएम से जब खरीद लेते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट होता है। इसके अलावा इस चैप्टर में सिर्फ एक बात इंपॉर्टेंट है, वो है डायरेक्ट टैक्स मेजर्स। सीबीडीटी ने कुछ डायरेक्ट टैक्स मेजर्स, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स मेजर्स लिए हैं, है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, और सीबीडीटी ने डायरेक्ट टैक्सेस के लिए। तो यहाँ पे सरकार ने कहा है कि हमने टैक्स पेयर फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन बनाया है, लोग आराम से टैक्स दे पाएँ। ईज ऑफ कंप्लाइंस रखा है टैक्स पेयर्स के लिए, जितने भी कंप्लाइंस के रिक्वायरमेंट्स हो वो बेटर हो पाएँ। साथ ही साथ एक न्यू ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है, 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें इंप्रूव फीचर्स हैं, आईटीआर रिटर्न ईजी हो जाएगा, प्री फिल्ड रिटर्न्स रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आईटीआर होगा, एक प्रिपरेशन के लिए सॉफ्टवेयर है, एक नया कॉल सेंटर है टैक्स पेयर असिस्टेंस के लिए, चैटबॉट है, लाइव एजेंट है, मोबाइल ऐप फंक्शन है। इसके साथ साथ जो 75 ईयर से ऊपर के सिटीजन्स हैं उनके लिए एग्जेम्पशन दिया गया है कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स को एग्जाम कर सकते हैं फाइल करने से, अगर आपकी इनकम सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट पे आती है। मतलब आपने कोई एफडी किया हुआ, उसका पैसा आपके पास आता है सालाना बेसिस पर, आपकी पेंशन आती है, तो आप इनकम टैक्स अभी फाइल मत कीजिए। इसी केस में बस इनके केस में ये कहा गया है कि जो स्पेसिफाइड बैंक है वो रिस्पॉन्सिबल होगा उनकी इनकम के केस में और डिडक्शन करने, मतलब टीडीएस वो काट के सरकार के अकाउंट में जमा करा दे, जिस भी बैंक में इनकी एफडीज हैं। देन उसके बाद जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है उनको भी एग्जेम्प्ट किया गया है टैक्स रिटर्न से। असेसमेंट ईयर के लिए कहा गया है कि आपके पास कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, आपको जो भी आप यहाँ पे अक्रूड इनकम कर रहे हैं, जो भी फॉरेन रिटायरमेंट अकाउंट से आपके पैसे आ रहे हैं, उस पर आपको रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ कुछ कंप्लाइंस की बात की गई है। स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में, अगर आप स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं और उसमें एजुकेशनल सर्विसेज देते हैं, हॉस्पिटल सर्विसेज देते हैं, कुछ भी इस तरह का रिलीफ वर्क देते हैं, तो ये आपको फाइनेंस एक्ट 2021 में इस तरह से आपको कंप्लाइंस के मेथड्स हैं वो कम हो जाएंगे। मतलब आप 1 से 5 करोड़ का कोई एनुअल रिसीट करते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं जो एजुकेशनल या इंस्टीट्यूशंस या हॉस्पिटल चलाता है, तो उसमें आपको टैक्स एग्जेम्पशन रिलीफ मिल जाएगा फाइनेंस एक्ट 2021 के। साथ ही साथ लिटिगेशन को रिड्यूस करने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्लेटफॉर्म रखा गया है, जो स्मॉल और मीडियम टैक्स पेयर्स को बेनिफिट देगा। जिनकी भी इनकम 50 लाख तक है और उनका इनकम टैक्स डिस्प्यूट 10 लाख तक का है, तो वो अप्रोच कर सकते हैं इस कमेटी को। आपको बहुत ज़्यादा लिटिगेशन में नहीं जाना, यहीं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। साथ ही साथ फेसलेस प्रोसीजर की बात की गई है, जिससे ट्रांसपेरेंसी प्रमोट हो। फेसलेस स्कीम जो है असेसमेंट की 2020 में आई थी कोविड के चलते, अब कहा जा रहा है कि काफ़ी बेटर है। आप टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और असेसमेंट को बेटर करिए, मतलब कर पा रहे हैं इनफैक्ट, और स्कीम के चलते एक पेनल्टी स्कीम भी लॉन्च की गई है, जिससे ग्रेटर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लोगों तक पहुंचे। साथ ही साथ कंप्लाइंस को लेकर सरकार कह रही है कि इनकम टैक्स एक्ट में हमने बहुत सारे कंप्लाइंसेस कम किए। आपने देखा आपको ये कंप्लाइंस चाहिए, वो कंप्लाइंस चाहिए। कंप्लाइंस का मतलब होता है आपको रूल्स एडहेयर करने होते हैं। तो टैक्स फाइलिंग के कुछ कंप्लाइंस होते हैं कि ए फॉर्म जमा करो, बी फॉर्म जमा करो, फिर उसके बाद सी फॉर्म जमा करो। तो सरकार कह रही है कि हमने इतने सारे कंप्लाइंसेस को रिड्यूस कर दिया है। अब आप देखेंगे 45 ऑफ कंप्लाइंसेस में से 42 जो है ऑनलाइन कर दिए गए हैं। सिर्फ 3 ही कंप्लाइंसेस हैं जो आपको नॉन अवेलेबिलिटी, अगर पैन नहीं है तो आपको जमा करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो आपका टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे कर दिया गया है। अब बात करते हैं मेजर टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट। सरकार कह रही है हम टैक्सेशन लॉस को अमेंड करके इन्वेस्टमेंट बूस्ट करेंगे। देखो इन्वेस्टमेंट कैसे बूस्ट होती है, जब आपके टैक्स सिंप्लीफाइड होते हैं तो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेटर कर पाते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब भी आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अपनी रैंकिंग देखेंगे या उसमें यूज़ किए पैरामीटर्स देखेंगे तो आप कहेंगे उसमें टैक्स सिंप्लीफिकेशन एक बहुत बड़ा मैटर है। इनफैक्ट जब से वोडाफोन वाला केस हुआ, जब से क्रेन का आर्बिट्रेशन हुआ, तब से ये माना जा रहा है कि भारत में जो टैक्स एनवायरनमेंट है वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो सरकार कह रही है कि भैया इन्वेस्टमेंट बूस्ट करनी है, इस समय इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे केस में हमें अपने टैक्सेशन को, अपने जो भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हमने किया हुआ है या फिर हमें जो भी फाइनल टैक्सेशन में चेंजेस करने हैं वो हम करने जा रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए जो रेट्रोस्पेक्टिव पार्ट था फाइनेंस एक्ट 2012 का, उसमें क्लियरली कह दिया गया कि अब उसको हम नलीफाई कर रहे हैं, सो दैट कोई भी आप फ्यूचर में, मतलब सरकार फ्यूचर में कोई भी बैक डेट से टैक्स ना ले पाए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज जो है टैक्सेशन को यहाँ पे हटाने की बात सरकार कर रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के केस में। अब कैपिटल गेन्स के लिए सरकार कह रही है कि आप एग्जेम्प्टेड हैं। अगर आप स्टार्टअप चला रहे हैं, ठीक है, तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स 31 मार्च 2022 तक और एग्जेम्पशन रहेगा। और इंसेंटिव्स भी आपके पास, अगर आपकी यूनिट जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड है तो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी वहाँ पे मिलेंगे, टैक्स इंसेंटिव्स मिलेंगे। साथ ही साथ आईएफएससी की बात करें, इंडियन कॉर्पोरेट्स को ईजियर एक्सेस देता है ग्लोबल
फाइनेंशियल मार्केट्स में एक्सेस करने के लिए। मतलब अगर आप वहाँ पे अपना ऑफिस स्टैब्लिश करते हैं, अपनी यूनिट स्टैब्लिश करते हैं, तो आप टैक्स इंसेंटिव ले सकते हैं। इसके अलावा सरकार कह रही है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करना ही करना है, तो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है। सरकार कह रही है हमें कैश टू डैश मेथड पे जाना है, यानी कैश से डिजिटल मेथड पे हमें जाना है। तो ऐसे केस में आपकी जो अकाउंट बुक्स हैं वो उसी तरह से आप मेंटेन कीजिए, आप कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस ट्रांजेक्शंस कीजिए। टैक्स इवेजन को और टैक्स बेस को वाइड करने के लिए भी सरकार ने काफ़ी क्लॉजेज लिए हैं। टीडीएस के केस में सरकार कह रही है कि अब इसके एम्बिट को बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ टीसीएस को भी हम नए ट्रांजेक्शन्स में ला रहे हैं। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा कैश विड्रॉल करता है कोई पर्सन, फॉरेन रेमिटेंसेज आती हैं, लग्जरी कार परचेज की, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हैं, सेल्स ऑफ गुड्स, एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इन सब पे टीसीएस टीडीएस जो है अब लगाने की बात की जा रही है। देखिए टीडीएस एक तरह से डायरेक्ट टैक्स के एम्बिट को वाइड करने की बात की जाती है। जब किसी का टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स डिडक्ट किया जाता है तो मतलब यह है कि वो एक तरह से टैक्स के दायरे में आ गया। अगर वो उस टैक्स ब्रैकेट में फॉल करता है तो सरकार उसे टैक्स ले लेती है, और अगर वो उस टैक्स ब्रैकेट में फॉल नहीं कर रहा होता, उसका कुछ रिफंड बनता है, तो सरकार जब वो एनुअल रिटर्न अपना फाइल करता है उसका टीडीएस वापस कर देती है। तो यहाँ पे टीडीएस एक तरह से मैकेनिज्म है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट टैक्सेस में लाने का, ये आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अब बात आती है इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए क्या किया। कस्टम ड्यूटी को कैलिब्रेट किया। हमें पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। उसके लिए हमने उसी हिसाब से जो अपने मोस्ट फेवर्ड नेशन के रेट्स हैं उसको अकॉर्डिंगली हमने चेंज किया, या फिर हमने अकॉर्डिंगली उसको अब कैलिब्रेट किया है। सरकार कह रही है कि हमें बहुत सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में ही करना है। जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की, ऑटो पार्ट्स की, जिसमें आपको बेल, गोंग, सिरामिक वेयर्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फ़ोन्स मिलेंगे। तो इन सब के जो टैक्स जो इनका इनपुट टैक्स है, जो फिर इनका रॉ मटेरियल पे टैक्स लग रहा है, या फिर जो भी इन पे ड्यूटीज़ लगते हैं, सरकार कह रही है हम उसको रैशनलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि फेज मैन्युफैक्चरिंग प्लान में ये सारी चीज़ें जो हैं भारत में ही बनाई जाएं। अगर भारत में आप पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो सस्ता पड़ेगा। लेटर से आप मोबाइल के अलग अलग पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं भारत में, और उसे भारत में लाके असेंबल कर रहे हैं, तो काफ़ी कम सरकार उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगी। लेकिन आप पूरा का पूरा मोबाइल इंपोर्ट कर रहे हैं तो सरकार उस पर ज़्यादा ड्यूटी लगाएगी। तो एक तरह से यहाँ पे जो ये कंपनीज हैं जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उनको एक तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप एटलीस्ट भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं लगा रहे, अगर अभी कोशिश कीजिए मैन्युफैक्चरिंग लगाएं, नहीं भी लगा रहे तो एटलीस्ट आप यहाँ पे असेंबली यूनिट तो लगाइए। तो उससे क्या होगा कि आप पार्ट्स बाहर से मंगा लीजिए, हमारी लेबर को यूज़ कीजिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए, मोबाइल की असेंबली कराइए और भारत में मोबाइल बेचिए या भारत से बाहर एक्सपोर्ट कीजिए और टैक्स इंसेंटिव्स ले लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। तो सरकार कह रही है हमने इस तरह से कस्टम के लॉज में भी चेंजेस किए हैं, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को भी हमने रैशनलाइज किया है। साथ ही साथ स्विफ्ट और सिक्योर मूवमेंट के लिए ड्यूटीएबल गुड्स जो हैं वो पोर्ट ऑफ इंपोर्ट से कस्टम वेयर हाउस तक उन पे ट्रैकिंग होगी। इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि ट्रांसशिपमेंट में हैं गुड्स या कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या रीज़न है। साथ ही साथ यहाँ पे सीबीआईसी ने वर्जन 2 लॉन्च किया ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइलिंग का, जिसमें आप ऑनलाइन इन चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं और इनको फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया है। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से सरकार के लिए हम फास्टर विड्रॉल डिसबर्सल करेंगे आपके जितने भी ड्रॉबैक्स होते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक्स के। देखिए ड्यूटी ड्रॉबैक होता क्या है, कोई भी अगर एक्सपोर्टर, मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, मैं भारत से चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ डॉलर अर्न करके दे रहा हूँ, आरबीआई की किटी में कुछ डॉलर आएंगे मेरे एक्सपोर्ट के बदले। अब सरकार मुझे एक्सपोर्ट करने का एक ड्यूटी बेनिफिट देगी। वो कहेगी कि ठीक है आपने एक्सपोर्ट किया तो आपने जो भी टोटल आपका जितने भी रुपए का एक्सपोर्ट हो, आपकी इनवॉइस वैल्यू का 2% सरकार आपको ड्यूटी ड्रॉबैक देगी, मतलब 2% सरकार आपको पैसा अपनी तरफ से देगी। तो यहाँ पे होता गया प्रोसेस ये होता है कि पहले आप एक्सपोर्ट करते हैं, फिर आप अपनी इन्वॉइसेस जमा करते हैं, फिर इन्वॉइसेस जमा करने के बाद उनको देखा जाता है, फिर सरकार ड्यूटी ड्रॉबैक लगभग साल 1.5 साल के बाद इशू करती है। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स की कंप्लेन रहती है कि ड्यूटी ड्रॉबैक में सरकार बहुत समय लगा देती है और हमें फिर उसके बाद कुछ क्रेडिट के लॉसेस भी होते हैं। तो इसलिए सरकार कह रही है कि हम इमीडिएटली एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आपका ड्रॉबैक डिस्बर्सल जो है जेन्युइन एक्सपोर्टर्स का वो इमीडिएट कर देंगे। हाँ, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। यूजुअली ड्यूटी ड्रॉबैक में भारत में बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स देखे गए एक्सपोर्ट्स के चलते। लोग फिक्शियस एक्सपोर्ट करते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, फिर सिर्फ इन्वॉइसेस जनरेट कर देते हैं और उन इन्वॉइसेस के बदले सरकार से ड्यूटी ड्रॉबैक ले लेते हैं। या फिर वो बेचते ए प्रोडक्ट हैं उस पर जिस पे कम ड्यूटी ड्रॉबैक होता है और सरकार को दिखाते हैं हमने बी प्रोडक्ट बेचा जिस पे ज़्यादा ड्यूटी ड्रॉबैक होता है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी जो सिनेरियो काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। तो सरकार कह रही है हम इसको लेके हमें पता है और हम इस पर कुछ पॉलिसीज़ भी लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ कस्टम कंप्लायंस इन्फॉर्मेशन
पोर्टल की बात की जा रही है जो एक्सेस देगा कस्टम प्रोसीजर्स को, ठीक है, के इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देगा। 12,000 कस्टम टैरिफ आइटम्स का कंप्लाइंस आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर उसके बाद रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम, ये जैसा कि मैंने आपको बताया सरकार कह रही है कि इसमें हम एक्सपोर्ट रिबेट देंगे, ट्रांसफरेबल ड्यूटी देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट के द्वारा। मतलब आप लेटर से आपके केस में कोई भी आपको एक्सपोर्ट रिबेट मिला है सरकार से, तो आपको उसके बदले ई स्क्रिप इशू कर दी जाएगी, मतलब इतना पैसा आप सरकार को एडवांस में दे चुके हो। फिर जब आप कोई भी टैक्स फाइलिंग करोगे तो अकॉर्डिंगली आपके लेजर में से वो एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एक तरह यहाँ पे टैक्स क्रेडिट या फिर कह सकते हैं ड्रॉबैक का क्रेडिट सरकार दे रही है। फिर सरकार कह रही है हमारी कस्टम एसोसिएशंस ने, ऑर्गेनाइजेशन ने मालदीव्स, यूएसए, ब्रिक्स, बाकी ऐसे कस्टम्स के साथ हमने एक म्यूचुअल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं, एमओयू साइन किए हैं, जिससे गुड्स का मूवमेंट जो है अक्रॉस द कंट्री फैसिलिटेट हो जाएगा। बात करेंगे जीएसटी की। जीएसटी के लिए सरकार साफ कह रही है 45th 46 जीएसटी काउंसिल ने यहाँ पे बात की है कि टेक्सटाइल और फुटवेयर के जीएसटी रेट स्ट्रक्चर को करेक्ट करना होगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के, क्योंकि टेक्सटाइल्स फुटवेयर पे ज़्यादा है। मतलब जब आप फुल फ्लेजेड टेक्सटाइल इंपोर्ट करते हो तो वो सस्ता पड़ता है, लेकिन या फुटवेयर को बनाने के जब आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं तो वो महंगा पड़ता है। तो लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे ठीक है हम फुल फ्लेजेड शू इंपोर्ट कर लेंगे रादर देन उसके पार्ट्स इंपोर्ट करने से। तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। यहाँ पे सरकार कह रही है हम इसे ठीक करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, जिससे कि आप जब रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें तो सस्ता पड़े और जब फिनिश गुड इंपोर्ट करें तो महंगा पड़े। साथ ही साथ यहाँ पे ब्रिक किल्स पे स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम, ईंट के भट्टे जो होते हैं स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम सरकार लगा रही है। ब्रिक जो है वो अट्रैक्ट करेगी जीएसटी रेट 6% विदाउट आईटीसी, मतलब घर बनाना महंगा हो जाएगा। जीएसटी रेट 12% जो है विद आईटीसी अप्लाई होगा। देखो आईटीसी होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक तरह का मैकेनिज्म होता है जो वैल्यू एडेड टैक्स को आपके रिफंड करने में हेल्प करता है। लेटर से आपने एक प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल खरीदा, उस पर एक्स टैक्स दे दिया, जब आपने उसको फिनिश गुड बनाया तो उस पर वाई टैक्स आपका टोटल पड़ा, एक्स जिसका कंपोनेंट आप दे चुके हैं, तो अब आपको सरकार को एक्स माइनस वाई माइनस एक्स देना है, ठीक है। तो इस तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। साथ ही साथ सरकार कह रही है कि हमें B2B सर्विसेज के लिए जितनी भी एमआरओ यूनिट्स हैं हमारी उनको बेटर कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉरेन जो हमारे शिप वेसल्स हैं उन पे हम अलग अलग तरह के यहाँ पे जो ड्यूटीज़ हैं उसको कम कर रहे हैं, ठीक है। जीएसटी का कम जो हमारा टैक्स स्लैब है उसको नीचे लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ कोविड रिलेटेड जो हमने काफ़ी ज़्यादा मेजर्स में रिलीफ दिया है। कोविड रिलेटेड मेजर्स का रिलीफ में क्या क्या है आप देखेंगे। हमने कस्टम ड्यूटी एग्जाम कर दी थी, जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन थी जो कोविड की सेकंड वेव में बहुत चली थी, रेमडेसिविर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन उसके बाद सरकार कह रही कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स के केस में हमने काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स दिए। हमने इंपोर्ट को फैसिलिटेट किया है। लगभग 75 आईएएफ जो है इंडियन एयरफोर्स की लैंडिंग्स हुई थी, जिन्होंने क्रायोजेनिक आईएसओ टैंक्स को लेके वो भारत लिक्विड ऑक्सीजन को लेके पहुंची थी। साथ ही साथ ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर्स, इन सब पे हमने कहीं ना कहीं हाई प्रायोरिटी बेसिस पे टैक्सेशन बेनिफिट्स दिए हैं। तो सरकार कह रही है ओवरऑल हमने यही सब किया है चैप्टर 2 में। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, देखेंगे क्या क्या नई चीज़ें आती हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आपकी प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है वो बहुत टाइम बाउंड मैनर में यहाँ पे हो सकती है। आपको क्या करना है, उसके लिए टारगेट प्रीलिम्स 2022 को ज्वाइन करना है। जैसा कि आपने देखा है हमने फाउंडेशन के साथ क्लब किया हुआ है। अगर आपने पीछे कहीं फाउंडेशन कहीं और किया था और वो बहुत सेटिस्फाइंग नहीं था तो इसको आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे फाउंडेशन और प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स आपको दोनों साथ में मिलेंगे। जब हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स की बात कर रहे हैं, टारगेट प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लाइव डाउट सेशंस, साथ साथ पीडीएफ्स, बहुत ही होलिस्टिक मैनर में हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आपके लिए ये सारी चीजें लेके आए हैं। आपको क्या करना है, इस कोर्स को ज्वाइन करना है। आपको ऑनलाइन studyIQ.com पे जाना है या ऐप के थ्रू आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के बाद ये कोर्स जो है वो लाइव हो जाएगा आपके प्लेटफॉर्म पे। आप क्लासेस को जितनी भी बार देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बहुत बेटर कर सकते हैं। अगर आप वाकई में मेंस 2022 लिखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो जरूर ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को। इस माध्यम से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ मिलते हैं कोर्स में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।